तुम मेरे निकाह में हो। मुंतहा चौहान, किस्त नंबर 13। या फिर आज़ाद करके जाएंगे। कहते हुए अल्फाज की सख्ती का बखूबी अंदाज़ा हुआ था सबको। शामी ने पलट के हैरत से बाप को देखा, जबकि बाहर खड़े तीनों नफूस के कान शामी के जवाब पे थे। बहुत जल्द आपकी ये ख्वाहिश भी पूरी कर दूंगा। बिल आखिर उनकी आंखों में देखता वो भी इतनी ही सख्ती का मुजाहरा कर गया। आपकी इतनी जुर्रत के फ़याज़ साहब गुस्से से आगे बढ़े कि रुकिए मामू जान। अबीरा का चेहरा आंसुओं से तर था, दिल दर्द से फट रहा था, लेकिन अब इसे लगा था कि उसका बोलना ज़रूरी हो गया था। अबीरा को अंदर आते देख शाहमीर भी चौंका था। मामू जान, इन्हें जाने दें प्लीज़, हमें उनके पाँव की जंजीर मत बनाएं। वो अपने आंसुओं पे बंद बांधे नॉर्मल अंदाज में कहती सबको शदीद हैरत में डाल गई थी। अभी रज़िया खातून को कुछ सही ना लगा। ममानी जान फ़िक्र ना करें, हम बिल्कुल ठीक हैं। नरमी से उनका हाथ अपने हाथों में थामे उन्हें यकीन दिलाया और एक नज़र सामने खड़े शख्स पे डाली जो कभी उसका बना ही नहीं था। धीरे से चलती इसके सामने आई। आपको किसी की ख्वाहिश पूरी करने की ज़रूरत नहीं, आपकी ख्वाहिश हम पूरी कर देते हैं। बावजूद ज़ब्त के भी अबीरा की आंखें भीगती जा रही थीं, जबकि शामी यकटीक से देखे जा रहा था। आप आज़ाद हैं, आज से भूल जाएं कि कोई निकाह हुआ था। किस करब से वो कह रही थी ये वही जानती थी, जबकि वहाँ खड़े सभी उदास और पशेमान हुए थे। बैर के इस फैसले पे कोई अबीरा के इस फैसले पे कोई राज़ी ना नज़र आया था। आपके जाने से पहले आपको खुला का नोटिस मिल जाएगा। आप अपनी ज़िंदगी अपनी मर्ज़ी से। मज़ीद वो बोल ना पाई थी। सामने खड़े शख्स की नज़रों में देखने की हिम्मत न कर पा रही थी। वो जालिम बना था तो वो जालिम भी बन गई थी। अपने लिए सर झुकाए वो वापस पलटी और फ़याज़ सुल्तान के पास आई। वो कुछ कहते कि अबीरा ने उनका हाथ थाम लिया। मामू जान प्लीज़ कुछ मत कहिएगा, आज पहली बार अपने हक़ के लिए बोलें, हम हमारा साथ दें। वो आंसू बहाती नरम लेकिन मजबूत लहजे में बोल ही थी। फ़याज़ साहब ने ना चाहते हुए भी अपने आंसू साफ़ करते अबीरा के सर पे हाथ मारा। वो इसे इनकार न कर सके थे। पहली बार वो कुछ बोली थी, वरना अब तक सिर्फ हुक्म सुनती आई थी। इन्हें भी एहसास जगा था कि वो कहीं ना कहीं अबीरा का निकाह शामी से करवा के गलत कर गए हैं। अबीरा वहाँ से भागते हुए निकली थी। चश्मा साहब और उनकी अहलिया भी ज़ब्त के कड़े मराहल से गुजरते हुए उनको देखते बिना एक लफ्ज़ कहे जाने लगे थे। भाईजान, रज़िया खातून ने इन्हें बेचैन होकर पुकारा था। फ़िक्र ना करें आपा, बहन भाई का रिश्ता नहीं ख़त्म कर रहे, बस इसके अलावा सब रिश्ते नाते आज से ख़त्म। आखिर में सख्ती से कहते वो रुके नहीं थे। इनके जाते ही रज़िया खातून वहीं एक कुर्सी पर ढह गई थी। शामी का दिल बुरी तरह इनके लिए बेचैन हुआ। आगे बढ़ना चाहा कि मेकाल ने इन्हें थाम लिया। आप ठीक है ना? फ़िक्रमंदी से पूछा, जबकि वो चुप ही रहीं। फ़याज़ साहब सबको नज़रअंदाज करते बिना मज़ीद कुछ कहे वहाँ से निकल गए। मेकाल रज़िया खातून को संभाले इनके रूम में गया, जबकि शामी वहाँ अकेला रह गया था। आपकी ख्वाहिश हम पूरी कर देते हैं, आप आज़ाद हैं आज से। भूल जाएं कि कोई निकाह हुआ था। आपके जाने से पहले आपको खुला के नोटिस मिल जाएंगे। आप अपनी ज़िंदगी अपनी मर्ज़ी से। अबीरा के मुंह से निकला एक एक लफ्ज़ शामीर के दिल और दिमाग पे हथौड़े की तरह बरसा था। पास पड़े टेबल को ज़ोर से ठोकर मारी। मुझे शामीर सुल्तान को खुला के नोटिस भिजवाएगी, जान ले लूँगा तुम्हारी। अबीरा शामीर सुल्तान, बहुत बड़ी गलती कर गई हो ये सब बोल के, खमियाजा तो भुगतना पड़ेगा। गुस्से से नाक के नत्थे फुलाए वो उस वक़्त जुनूनी अंदाज से बाहर निकला। अनजाने वो अब क्या करने वाला था। अभी कुछ ही देर हुई थी, उसकी आंख लगी थी कि इसे यूं महसूस हुआ जैसे उसकी कोई उसकी सांसों में अपनी सांसें मिला रहा हो। महज मखसूस खुशबू वो अपने अंदर उतार रही थी। वो आंखें खोलना चाह रही थी, लेकिन उसकी पलकें खुल ही नहीं रही थीं। वो जो कोई भी था इसके बहुत करीब था कि कमल की आंखें बंद होने के बावजूद उसके दिल की धड़कन बढ़ाने लगी थी। उसके दोनों अतराफ हाथ रखे वो इसके चेहरे पर झुका और कान की लोगों को बेख्तियार आंखें बंद किए इसने लबों से छुआ था। बहुत तड़पाया है तुमने मिसेज, अब वक़्त आ गया है कि तुम तड़पोगी। गिन गिन के एक एक बदला लूँगा कि तुम्हारी रूह तुम्हारी सांसें सब मेरे इख्तियार में होंगी। कहते हुए उसकी गर्दन तक रसाई हासिल की। वो बहकने लगा था कि यकदम पीछे हटा। अब नहीं आऊँगा तुम्हारे फरेब में। कहते ही वो पीछे हटा, जबकि सामने बेहोश सोई अपनी बीवी पे एक नज़र डाली और पास पड़े सोफे पे बैठते सिगरेट सुलगाया, जबकि नज़रें नवाज इसी पे थीं। आफताब ने इसे बेहोशी की दुआ संघाई थी, जिससे वो चाहकर भी होश में नहीं आ सकती थी। दूसरा सिगरेट सुलगाया।
सिगरेट के कश लगा लेता। वो सिगरेट की तरह अंदर ही अंदर जल रहा था, लेकिन मुसलसल सिगरेट के साथ शुगल करते उसके अंदर की आग थी कि ठंडी ही नहीं पड़ रही थी। एक साइड से निकलता वो इसे यक टिक देखे फिर से करीब आया, उसके चेहरे पे अपनी उंगलियां फेरी, लेकिन फिर से जब्त से पीछे हटते अपने बालों में हाथ फेरा और वहीं उसके करीब दराज हुआ। वो चाह के भी इस लड़की से शदीद नफरत नहीं कर पा रहा था। वो खुद को बावर करवा रहा था कि वो इससे नफरत करता है, लेकिन दिल था कि बगावत किए जा रहा था। इसके पास होके लेटता वो उसकी गर्दन में अपना चेहरा छुपा गया। 2 माह कोमे में था, सबके लिए जिंदा होते हुए मर चुका था, लेकिन कोमे में होते हुए भी तुम्हारी याद से एक लम्हे को गाफिल ना हुआ हूँ मैं। वो आंखें मूंदे जेरे लब जज्बात की रोह में बहता चला गया था। शायद वो होश में होती तो आफताब का एक अलग ही रूप देखती। उसकी कमर में हाथ डाले इसे अपने बहुत पास किया, उसके चेहरे पे बिखरे बालों को पीछे किया और गालों पे पूरे इस्तकात से हाथ की पुश्त से छुआ, जबकि वो मुकम्मल बेहोश थी। उसकी आंखें पूरे हक से बोसा देते वो ये भूल ही गया था कि कमल ने इसे कितने धोखे दिए। बस याद था कि वो मेरी है, सिर्फ मेरी। इस घर में केके नामौजूदगी ने भी आफताब को कुछ हद तक पुरसकून किया था, वरना केके का यहाँ होना वो कभी बर्दाश्त ना करता। धीरे से इसे बिस्तर पे लेटाता, वो इस पे हावी होता, अपने जज्बात अश्कार करने लगा। वो बेहोशी में भी इसके लम्स पे सिसकी थी। कुछ ही पल गुजरे होंगे कि आफताब के मोबाइल पे कॉल आई। वो पीछे हटता बिना इस पे नज़रें हटाए कॉल रिसीव करता उठ बैठा। ठीक है, आ रहा हूँ मैं कहते हुए कॉल बंद की। एक नज़र सामने बेसुध पड़ी दुश्मन जाना पे डाली। धीरे से आगे होते इसके माथे पर प्यार से बोसा दिया। जल्द आऊँगा सारे हिसाब पूरे करने, इतनी आसानी से नहीं बख्शूँगा। अब की बार सर्द लहजे और स्पष्ट नज़रें वो वहाँ से निकल चुका था, जबकि कमल बेहोशी के आलम में भी लाल सुर्ख हुई पड़ी थी। वो जो अपने आंसू बहा के बाथरूम से बाहर निकली थी, सामने दरवाज़ा बंद करते गुस्से से खड़े शामिर को देखकर टिनटिनी। आप यहाँ बज़ाहिर मजबूत नज़र आती, वो अंदर से बुरी तरह घबरा रही थी। क्या बकवास की बाहर, फिर से बोलो। वो धीरे धीरे एक कदम लेता उसकी जाने बढ़ा। वो अपनी जगह स्टिल हो गई और बिना पलकें झपकाए शामिर को देखने लगी। धड़कनें फिर से मुंतशर होने लगी थी। उसके करीब आते वो उसके बिल्कुल सामने खड़ा होता, माथे पे बल डाले देख रहा था। अभी ने पलके झुका के एक तरफ से होके निकलना चाहा कि शिमी ने खींच के इसे अपनी तरफ किया। बहुत पर निकल आया तुम्हारे, लगता है काकी ही जाना पड़ेगा। दांत कुचकुचाए तो आबी की एक जालिम नज़र इस पे उठी थी कि वो वहीं एकदम झाग की तरह बैठ गई। गिरफ्त भी नरम हुई। आबी ने भीगी आंखों से इसे देखते धीरे से अपने बाजू छुड़वाए। जब जाना ही है तो क्या पर काटने क्या ना काटने, दिल की दुनिया बर्बाद करके जा रहे हैं, इसमें खुश नहीं? क्या कहना चाहती हो तुम? अशामी को उसका अंदाज खटक रहा था। अब कहने सुनने को कुछ नहीं बचा। जो आप चाहते थे वो हो रहा है। तलाक आप दे नहीं सकते। आपको वो मरी का बंगला हाथ से जाता देख रहा था और खुला लेके आपका रास्ता साफ कर रहे हैं हम, ताकि आपके रास्ते हमवार हो सकें। और मज़ीद वो घोर अफशाइयाँ करती कि एकदम से उसके बालों में हाथ डालता, उसके चेहरा अपने चेहरे के बहुत करीब कर गया कि वो दिल और जान से लरस गई। 1 इंच के फासले पे खड़ा वो इसके हवासों पे छाने लगा था। ज़ुबान बहुत चलने लगी है, काटने पड़ेगी। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें छोड़ दूंगा? जान से मार दूंगा, इतने जारहाना अंदाज में कहा कि आबी ने डर से आंखें मूंद लीं। इसके गुलाबी गाल दहक रहे थे। शामी इसके चेहरे के नए नक्शे में अपना दिल डूबता हुआ महसूस कर रहा था। आप हमें, आबी ने बमुश्किल कुछ कहना चाहा, लेकिन बेख्तियारी में शामिर के लब उसके लबों से टकराए तो वो जैसे अंदर तक लरस गई। सब कुछ वहीं अंदर ही अंदर दम तोड़ गया था। बस एक धड़कन थी जो मुंतशिर थी। वो धड़कनों का शोर इस खामोश फ़ज़ा में अपनी धुनें बखेर रहा था। आंखें मूंदे वो उसके लबों की नरमी को महसूस करता, नाक से नाक जुड़े सब कुछ गाफिल कर गया था। अभी चाह कर भी खुद को इससे दूर नहीं कर पा रही थी। बहुत शौक है जुदा होने का। आंखें मूंदे ही वो फिर से जहरखंद लहजे में बोला। आबी ने झट से आंखें वाँ की। आज ही हमारी रुखसती होगी, आज, अभी, इसी वक्त, कहते हुए हाथों की मजबूत गिरफ्त में उसकी कलाई थामी और बाहर निकला। सामने सहन में पुप्पा और पुप्पो बैठे इसकी के इंतज़ार में थे। इन्हें बाहर आता देख कर फ़ौरन उठ खड़े हुए। क्या है ये सब? और आबी को कहाँ लेके जा रही है आप? चश्मा साहब नाराज़गी से मुखातिब हुए। अपनी बीवी को अपने साथ ले जा रहा हूँ। रुखती है आप आज, अभी, इसी वक्त। और प्लीज़ पुप्पा, आज किसी किस्म की रोक टोक नहीं। आज अगर गया तो लौट के नहीं आऊँगा फिर कभी। शामी के अल्फाज पे चश्मा साहब एकदम चुप से कर गए थे। इनकी अहलिया बोलने लगी कि चश्मा साहब ने बोलने से मना करते खुद शामी से मुखातिब हुए।
برخوردار یہ بھی بتا دیں جاتے جاتے کہ واپس کب چھوڑنے آئیں گے، کیونکہ آپ نے یہ رشتہ تو مرتے سانس تک نبھانا ہے۔ شامی نے بات اچک لی۔ چشمہ صاحب اس کی آنکھوں میں ایک جنون دیکھتے پیچھے ہٹ گئے تھے۔ شامی آبی کو لیے باہر نکلا۔ آبی کو شدید غصہ آیا۔ چھوڑیں چھوڑیں ہمارا ہاتھ۔ وہ خود کو چھڑانے کی صحیح کرتی رہی لیکن بے سود۔ گھر کے دروازے پہنچتے ہی شامی نے اسے کھینچ کے پھر سے قریب کیا۔ سب کے سامنے کسی بھی قسم کا تماشا لگانے کی ضرورت نہیں۔ میری ہاں میں ہاں نہ ملائی تو بھول جاؤں گا کہ ابھی تم 18 سال کی نہیں ہوئی، اور سارے حقوق سود سمیت لوں گا۔ اس کی سمجھداری کا مظاہرہ کرنا۔ اس کا گال دھیرے سے تھپ تھپاتا وہ سخت الفاظ میں کہتا اندر کی جانب بڑھ گیا۔ آبی کا چہرہ شدت شرم سے لال ہو گیا۔ سلطان ہاؤس جہاں اس وقت سبھی اسے آبی کے ساتھ آتا دیکھ کر ٹھٹر سے گئے تھے۔ میکال نے چھوٹے بیٹے جو ابھی صرف 1 ماہ کا تھا اسے گود میں اٹھایا ہوا تھا، جبکہ فضا ساس کے ساتھ کچن میں تھی۔ رضیہ خاتون اور فیاض سلطان تو انہیں دیکھتے ہی رہ گئے۔ کیا ہے یہ سب؟ فیاض سلطان کی کراہت آواز گونجی تھی۔ رخصتی کروا کے لایا ہوں، لٹھے مار والے انداز میں کہا، جبکہ آبی کا سر شرم کے مارے جھکا جا رہا تھا۔ فیاض صاحب نے اندازہ کر لیا تھا، پھر زور زبردستی کر کے لایا۔ وہ کرسی پر گرس گئے تھے۔ رضیہ خاتون نے فوراً انہیں پانی پلایا۔ ٹھیک ہے؟ آپ پریشانی سے پوچھا۔ یہ لڑکا سکون سے جینے نہیں دے گا، ہر وقت کچھ نہ کچھ شیطانی پلان کرتا رہتا ہے۔ اب بتائیں یہ کیا یہ تک بنتی ہے اس طرح لے کے آنے کی؟ وہ بری طرح بھڑکے تھے، جبکہ شامی کے کان پہ جوں تک نہ رینگی۔ اب ہو گیا رخصتی تو قبول کریں۔ شامی نے آرام سے بات کی، جیسے کوئی بہت خاص بات نہ ہو۔ تو تم چلے جاؤ میری نظروں سے دور۔ فیاض صاحب کو شدید غصہ آیا اس کے انداز پہ۔ شامی نے ایک شکوہ کناں نظر ماں پہ ڈالی۔ ابھی تم اندر جاؤ روم میں، شامی نے سختی سے آبی کو کہا۔ وہ لب بیچتے ایک قدم ہی بڑھی تھی کہ خبردار جو میرے خلاف جا کے کوئی بھی فیصلہ لیا ہو۔ چلو جاؤ ابھی واپس آبی کو چھوڑ کے آؤ گھر۔ اگلا حکم صادر کیا۔ آبی سنا نہیں دے رہا، میں نے کہا اندر جاؤ۔ شامی نے سارا غصہ آبی پہ اتار دیا۔ وہ سہم کے ماموں کو دیکھنے لگی، عجیب دوراہے میں پھنسی تھی۔ اگر تم نے یوں ہی اپنی منمانیاں کرنی ہے تو اس گھر سے تمہارا کوئی جگہ نہیں ہے۔ 2 ٹوک الفاظ شامی کو اندر تک سلگا گئے۔ ٹھیک ہے، اپنی بات پہ قائم رہیے گا آپ۔ جا رہا ہوں میں۔ شامی نے غصے سے آبی کا ہاتھ تھاما اور گھر کی دہلیز تک پہنچا۔ شامی بیٹا، رضیہ خاتون نے تڑپ کے بیٹے کو پکارا، اگر کسی نے بھی اس ناہنجار سے تعلق رکھا تو میرا اس سے کوئی ناتا نہیں ہوگا۔ ایک بار کراہت آواز میں کہتے وہ سب کو ہی چپ کرا گئے تھے۔ شامی نے پلٹ کے ماں کو گلے سے لگایا، ان کی آنکھوں کو چوما اور بنا کچھ کہے آبی کو لیے باہر نکلتا چلا گیا۔ صبح اپنے معمول پہ اس کی آنکھ کھلی۔ گھڑی پہ ٹائم دیکھتی وہ نماز کے لیے اٹھی۔ وضو کرتے اسے مسلسل کسی کلون کی خوشبو تنگ کر رہی تھی، لیکن اس نے زیادہ دھیان نہ دیا۔ یک بارگی وہ گیلے چہرے کے ساتھ باہر نکلی تو اسے محسوس ہوا اس سے آتی مخصوص کلون کی خوشبو صرف آفتاب ہی استعمال کرتا ہے۔ مطلب اس کا دل زور سے دھڑکا۔ کیا رات کو آفتاب اس نے اپنے آپ کو آئینے میں دیکھا؟ اس کا چہرہ گلنار ہوا تھا۔ کیا وہ خواب تھا یا حقیقت؟ اسے آنکھیں بند کرتے وہی لمس پھر سے محسوس ہوئے تو جھٹ سے آنکھیں کھول دیں۔ نہیں، یہ میرا وہم ہے۔ وہ بھلا کراچی سے یہاں کیسے؟ نہیں لیکن کیا وہ زندہ؟ یہ سوچ آتے ہی جہاں دل بلیوں اچھلا وہیں اس کی نفرت یاد کرتے اس کا دل ویسے ہی بنجر ہوا۔ آنکھوں میں آئے آنسو پونچھے اور نماز کی نیت سے کھڑی ہوئی۔ نماز پڑھ کے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو ہاتھ کانپنے لگے، دل لرز اٹھا تھا۔ لب وانک کیے تو وہ بھی لرز رہے تھے۔ بس بند آنکھوں سے اللہ سے محو گفتگو تھی۔ اس کی خاموشی رب کے لیے زباں بنی تھی۔ وہ کافی دیر یوں ہی بیٹھے رہنے پر اسے دل کے اندر سکون اترتا محسوس ہوا۔ اٹھتے ہوئے باہر آئی۔ آج بلال نے اپنی سگی ماں کے پاس جانا تھا۔ اس کے ماں باپ کا پتہ چل گیا تھا۔ والد ایک کار ایکسیڈنٹ میں فوت ہو چکے تھے، وہیں ان کے ساتھ ان کا بیٹا بلال بھی تھا جو معجزاتی طور پر بچ گیا تھا۔ بعد ازاں وہ سب اپنوں سے جدا ہو گیا تھا۔ اب کمل ان سے مل چکی تھی، کسی حد تک وہ بلال کو بھی راضی کر چکی تھی۔ کنٹینیو جاری ہے۔